Hello and welcome to episode 4 of series 1 on Audit की पाठशाला with CA मीरा जोईसर। आज हम बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। इनकम माइनस एक्सपेंसेस गिव्स मी प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ खेलना है तो या तो मुझे इनकम को टच करना पड़ेगा या एक्सपेंसेस को। एंड जीएसटी और दूसरे लॉस के चलते इनकम को टच करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे इजी टारगेट क्या है? एक्सपेंसेस। एंड दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द सीएफओस रिजॉर्ट टू। बट आज हम सिर्फ एक्सपेंस मैनिपुलेशन को चेक करने को लेके नहीं, बट एक्सपेंसेस की ओवरऑल चेकिंग को लेके बात करेंगे। हमने पास्ट में बीआरएस, स्टॉक ड्रेसिंग, माय डेटर्स क्रेडिटर्स विज़ बाय सेल्स परचेज एंड स्टॉक, इन सब के इंटरप्ले, इन सब को लेके बात की है। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे देन गो बैक एंड हैव अ लुक। Definitely will be a value addition. Do like, share and subscribe to my channel to get quick updates. फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब जब हम एक्सपेंस चेकिंग की बात करते हैं तो हम आज बेसिकली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन को टच नहीं करेंगे क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। हम बेसिकली टारगेट करेंगे माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट द डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं बहुत आसान है इसको चेक करना। आपको स्पेशली डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे बेसिक जो चीज देखनी है वो है रिलेटेबिलिटी, प्योरली रिलेटेबल टू द बिजनेस। सपोज हम ट्रेडिंग ऑफ कैलकुलेटर्स की बात करें तो उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? मैंने कैलकुलेटर्स परचेज किए, अगर वो कैलकुलेटर्स डायरेक्टली मेरे क्लाइंट को नहीं जा रहे पर पहले मेरे वेयर हाउस में आ रहे हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, लोडिंग अनलोडिंग लगेगा। बट इफ यू फाइंड समथिंग लाइक अ लेबर, अब लेबर की जगह कहां है इस टाइप ऑफ बिजनेस में? हाँ, अगर वो लेबर लोडिंग अनलोडिंग रिलेटेड है तो समझ में आता है, पर उसकी वैल्यू भी बहुत नॉमिनल होगी। बट अदरवाइज इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां लेबर की कोई जगह है। तो बी माइंडफुल ऑफ वेदर द एक्सपेंस इज रिलेटेबल टू माय बिजनेस। अब कई बार हम ऐसे ही परचेजेस देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी ट्रेड बिजनेस में यू हैव अ परचेज बिल ऑफ राइस। अब राइस बीइंग एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जीएसटी नहीं लगता। अगर मुझे अपने प्रॉफिट के साथ खेलना है तो मैंने एक राइस का बिल परचेज कर लिया और डेबिट कर दिया। डेफिनेटली आई एम नॉट ट्रेडिंग इन राइस, ओके? सो दिस इज नॉट रिलेटेबल टू माय बिजनेस एंड हेंस शुड नॉट हैव अ प्लेस ओवर हियर। बट हाँ, अगर वंस इन अ वाइल आपने राइस ट्रेडिंग कर दी, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो ठीक है, आपने जब परचेज देखा तो सामने सेल्स भी देख लो। अगर दोनों चीजें हैं तो आई कैन स्टिल एक्सेप्ट कि दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू माय बिजनेस। क्वांटिटीज जो है कि मैंने जो परचेज किए, मैंने परचेज किए 1000 क्वांटिटीज पर, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को मिला के बाय एंड लार्ज मेरे सेल्स से मैच नहीं कर रहे। इट इज कंप्लीटली नॉट इन लाइन विथ माय रिकंसिलिएशन। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई बिल्स या तो मिसिंग है या तो ओवरबुक हुए हैं जिसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। रेट को लेके अगर मैं बात करूं तो रेट को लेके भी इफ आई एम सेलिंग दिस कैलकुलेटर एट से 100 रुपीज विच आई परचेस्ड एट 75, 25 रुपीज इज माई प्रॉफिट। तो बाय एंड लार्ज 75 का जो परचेज कॉस्ट है कंसिडरिंग द बिजनेस विल नॉट वेरी सो मच। तो आप अगर देख रहे अचानक से कभी 40% मेरा परचेज कॉस्ट है, कभी 90% मेरा रेशियो आता है, तो ये सारी चीजें आर नॉट इन सिंक विथ माय बिजनेस एंड हेंस फाइंड अ स्पेसिफिक डीप डाइव। आप कोई भी चीज को लेके जब एक संदेह उठता है तो ऐसे केसेस में आपको डीप डाइव करके पता लगाना पड़ेगा कि वेदर इट इज करेक्ट और इट इज मैन्युपुलेटेड। अब रेशियोज भी जैसे मैंने बोला, नॉट इवन माय ओनली माय परचेज पर मेरा ओवरऑल जीपी रेशियो भी, so long as my business is not changing, my GP ratio will not change too much. तो अगर कई बार हमको ऐसा है कि हम स्टॉक में अननेसेसरली बहुत ज्यादा वैल्यू डाल देते हैं या कम वैल्यू डाल देते हैं, मेरे जीपी रेशियो से मुझे पता चल जाएगा। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर वेरी इजी टू चेक एंड बहुत ज्यादा हेवाया नहीं होते, राइट? ज्यादा प्रॉब्लम्स
से ज्यादा मैनिपुलेशंस कहाँ होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में. अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यू हैव 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस. वन इज माई रेगुलर ओवरहेड्स जिसे मैं बोलती हूँ, जैसे मेरा सैलरी हो गया, टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीजें मेरे सेल्स से रिलेटेड नहीं है. अगर मेरा सेल अप एंड डाउन जाता है या अचानक से फॉर 6 months आई कुड नॉट डू एनी बिजनेस, तो क्या अचानक से ही मेरे सारे एक्सपेंसेस जीरो हो जाएंगे? नो, राइट. एंड नॉट ओनली जीरो, मैं ये भी बोलूंगी कि ये सारे एक्सपेंसेस बहुत आउट ऑफ द वे जाके डिविएशन भी नहीं देंगे. आपके टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, अगर टेलीफोन एक्सपेंसेस 2000 की रेंज में आ रहे हैं तो 10-15% ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट बहुत वेरिएंटली डिविएट नहीं करेंगे. सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एक्सेट्रा. सो अगर रेगुलर एक्सपेंसेस को चेक करना है, आई गिव यू अ सिंपल एक्सेल टेबल, राइट. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे टेलीफोन एक्सपेंस चेक करना है तो मैं जितनी भी टेलीफोन लाइन्स है, आई नीड टू फॉर्मली टेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेलीफोन लाइन्स विच विल इंक्लूड द लैंड लाइन्स, विच विल इंक्लूड मोबाइल्स एंड एवरीथिंग विच आर यूज्ड फॉर द बिजनेस. मैं अकाउंटेंट से ऑफिशियली उसको लूंगी एंड देयर आफ्टर आई विल प्लॉट इट ऑल इन दीज कॉलम्स. यहाँ पे मैंने मंथ्स को प्लॉट कर दिया एंड मेरे वाउचिंग के दौरान या मेरा लेजर स्क्रूटिनी के दौरान नरेशन के बेसिस पे व्हाट आई विल डू इज कि आई विल स्टार्ट प्लॉटिंग हर एक टेलीफोन लाइन को लेके उसके रिस्पेक्टिव बिल्स को प्लॉट कर दिया. अगर मंथली है तो मंथली. यहाँ पे देखिए लैंडलाइन 3 को मैंने बाई मंथली देखा है, तो ये दिस गिव्स मी दैट इट इज अ बाई मंथली एक्सपेंडिचर एंड आई एम प्लॉटिंग इट एज बाई मंथली. अब ये करने के बाद एक बार सारा प्लॉट हो गया इज व्हेन माय एनालिसिस स्टार्ट्स. अब तक तो मैंने क्या किया, सिर्फ डेटा को प्लॉट किया. नाउ इट्स डेटा एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स क्या करेगा, अब मैं इस लैंडलाइन 1 की बात करूं तो अगस्त में मुझे गैप दिख रहा है. डज इट मीन अगस्त का बिल रिकॉर्ड नहीं हुआ? हो सकता है, बट अदरवाइज आप देखो यहाँ सितंबर में 4950 का बिल दिख रहा है, जब अदरवाइज सारा 2, सवा 2, 2,500 के रेंज में है, अचानक से यहाँ पर 5,000 हो गया, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों महीनों का एक्सपेंडिचर एक साथ बुक हो गया है एंड यहाँ बिल हमने पे किया है. देन आई कम टू से जनवरी, देयर इज अनदर गैप. अब जनवरी के गैप की अगर मैं बात करूं, फेब्रुवरी में इट इज सेम एज 2.5. It is not double of the monthly bill that is otherwise coming, which means कि यहाँ पे या तो ये जो 2250 की हम बात कर रहे हैं, ये 2250 is January invoice, this 3000 is Feb invoice and March की invoice बुक करनी बाकी है, तो I need to make a provision for it. या तो मैंने ये जैन की जो इनवॉइस है वो जैन की इनवॉइस कैश में पे कर दी है, रिकॉर्ड करना भूल गए. So this is how you can catch hold of not only the genuineness but also the completeness. ये जो मेरे ओवरहेड्स होते हैं यहाँ पे completeness कैप्चर करना बहुत जरूरी है. एज पर माई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब मर्केंटाइल सिस्टम की बात कर रही हूँ, मेरे साल के सारे एक्सपेंडिचर कैप्चर होने चाहिए. और प्रोविजंस कहीं भी कम होते हैं तो यू नो दोस प्रायर पीरियड एंड दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. पर आप अगर ऐसा एक्सेल प्लॉट करते हैं, इस केस में अभी यहाँ पे जैसे लैंडलाइन 3 बाई मंथली की मैंने बात की, तो फर्स्ट बाई मंथ में 5000 आया, सेकेंड में ये, थर्ड, फोर्थ बाई मंथ में कुछ नहीं है. देन अगेन यू हैव जनवरी, दिसंबर एंड जैन. अब अगेन पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, या तो ये 5300 पहले वाले बाई मंथ का है एंड द रेस्ट ऑफ द 4 months आई नीड टू आइडेंटिफाई एंड मेक अ प्रोविजन, और आई नीड टू फाइंड आउट वेदर इट वाज पेड इन कैश. तो ये सारे बहुत ही सिंपली अगर आप इस तरह एक्सेल में प्लॉट कर देंगे. सेम इज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में आपके जो भी प्रेमाइसेस हैं उसके जितने मीटर्स है उन सबको यहाँ प्लॉट कर दीजिए, उनके मंथली एक्सपेंडिचर्स, बाय मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी आता है उसको आप प्लॉट कर लीजिए. आप कंप्लीटनेस मिस कर ही नहीं सकते. अदरवाइज इफ यू डायरेक्टली चेक इट इन योर टैली और एनी अदर सॉफ्टवेयर, यू विल बी सो मच लॉस्ट, बिकॉज हम छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे जहां पे एक ही लैंडलाइन है, एक मोबाइल है या एक ही मीटर है. If I'm talking of a bigger enterprise having, say, for example, 100 telephone lines, 30-40 meters, how are you going to find track अगर आप directly सिर्फ ledger से देखोगे? So that is why it is important these expenditures should be plotted in Excel like this. Rental expenses same. अब rental expense के केस में besides plotting like this, it is also important that I check कि
ये जो रेंटल पेमेंट्स हो रहे हैं, ये रेंटल पेमेंट्स सच में बिजनेस रिलेटेड है? पता चला मैंने डायरेक्टर के पर्सनल जितने भी 2-4 रेंटल प्रेमाइसेस उन्होंने जानबूझ के दिखाए हैं, या सच में ऐसे कोई रेंटल प्रेमाइसेस लिए हुए हैं, उन सबको यहाँ डेबिट किया। आर दे रिलेटेड टू बिजनेस? कॉन्ट्रैक्ट किनके साथ हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट कोई इंडिविजुअल के साथ हुआ है या कंपनी के साथ हुआ है? ये सब कैसे पता चलेगा? तो टेक द रेंटल एग्रीमेंट्स फ्रॉम द अकाउंटेंट। उन सारे रेंटल एग्रीमेंट्स का आपके डेटाबेस में होना भी बहुत जरूरी है। उन सबको चेक करते हुए आपको समझ में आ जाएगा वेदर दोस प्रेमाइसेस आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस और नॉट। अब इसके अलावा और जो आपको देखना है कि आई एम यूजिंग सो मेनी रेंटल प्रेमाइसेस, डू आई ऑल्सो ओन देम? और इफ आई ओन देम, तो ऐसा तो नहीं कि मैं एक जगह पे ऑल दोस प्रेमाइसेस आई एम ओनिंग एंड आई एम ऑल्सो शोइंग रेंटल ऑन देम, या फिर I run my business in that, but these rental expenses are just booked to inflate my expenses and to reduce my profit. ये सारी चीजें आपको पता लग सकती है अगर आप डॉक्यूमेंट्स करेक्टली चेक करते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस, वैसे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है और इसमें इतनी चेकिंग होती है कि वी नीड अ सेपरेट सेशन ऑन दैट, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को मैं प्लॉट कर दूं और उनके मंथली जो सारे रेम्यूनरेशंस है या पे आउट्स है उसको मैं प्लॉट कर दूं, आई कैन चेक ऑन द कंप्लीटनेस। जैसे एक महीने में 10 एम्प्लॉइज दिखते, एक में 15 दिखते, दूसरे में 7 एम्प्लॉइज दिखते। सी एम्प्लॉइज आर नॉट लेबरर्स, नाका लेबर नहीं है कि आज मुझे 2 लगे तो मैंने 2 लेके आए और कल मुझे 10 की जरूरत है तो मैंने 10 एम्प्लॉय किए। I will have a standard. 1 employee up and down we can understand. 2 employees up and down we can understand because you will have attrition, you have new joinees. But ऐसा नहीं होता है कि मुझे as per requirement मेरे salary expenses. So that is an overhead which is constant. तो अगेन आप इस चीज को एक्सेल में जब प्लॉट करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस में ट्रैक करोगे, you'll understand whether एम्प्लॉइज का खर्चा कहीं मैन्युपुलेट तो नहीं किया है। इट इज पॉसिबल ना, मैं कैश में एक्सपेंसेस दे रही हूँ, 7,500 के नीचे के कोई सैलरीज दे रही हूँ, मुझे ना पीटी लगा ना पीएफ लगा, कैश से पे आउट किया, एवरीथिंग इज अलाउड। सो दोस मैन्युपुलेशंस कैन बी कॉट इफ यू हैव एन एक्सेल लाइक दिस। We move ahead to the second type of indirect expenses which I called as an ad hoc expense. जैसे कि मेरा कन्वेयंस है, फ्यूल है, स्टाफ वेलफेयर, रिपेयर्स, मेंटेनेंस। अब ये सारी चीजें आर नॉट द ओवरहेड्स विच आर कांस्टेंट, हर 12 महीने में सेम ही रहेंगे ऐसा नहीं, बट सिमिलर रहेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि मेरा सैलरी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है या मेरा टेलीफोन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे ही मेरा कन्वेयंस it will range a little bit up and down, but वो completely up and down ऐसे trends नहीं दिखाएगा जिससे मुझे वरी हो, right? अब इस केस में besides trends, we need to check upon their approvals, their hierarchy, because these are generally paid in cash. तो यहाँ पे मैन्युपुलेशन बहुत आसान है। तो अगर किस हायरार्की ऑफ पर्सन को वो पे किया गया है, इफ आई एम पेइंग से 50 रुपीज टू लाइक द डायरेक्टर, it is quite abnormal, but at the same time ulta bhi agar I'm frequently paying 5,000 to a peon as conveyance expenditure, as staff welfare, koi nahi deta, right? So that is why the hierarchy to which it is paid is also important when you check these type of expenses. Approvals isliye important hai ki agar higher ups के approvals होंगे तो मेरे जो लो लेवल एम्प्लॉइज है वो इसको जल्दी से मैन्युपुलेट नहीं कर पाएंगे। डुअल अप्रूवल्स की यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ट्रेंड्स, तो जैसे मैंने वहां पे एक एक्सेल बनाया था वैसे ही मैं यहाँ पे ग्राफ बना सकती हूँ। लेट इट कैन बी अ बार ग्राफ, आप लाइन ग्राफ बनाओ। इट विल बेसिकली गिव यू अ ट्रेंड का स्टडी। अब इस ट्रेंड स्टडी को लेके आप देखोगे कुछ महीनों में इतने लो एक्सपेंसेस है तो कुछ महीनों में इतनी हाई है, राइट? जनरली आप वेरिएशन देखोगे बट इतना वेरिएशन नहीं होता है। दिस गिव्स मी अ हिंट के जो इतने हाई मंथ्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं मैन्युपुलेशन हुई है। तो आप यू कैन कीप ट्रैक ऑफ दोस मैन्युपुलेशंस एंड डाइव अ लिटिल मोर डिगर इन। नाउ व्हाट आई कॉल्ड एज माय पर्सनल डिस्गाइज्ड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आप बिजनेस प्रमोशन, स्टाफ वेलफेयर, ये सारे कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे देखते हो जहां पे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? ह्यूज रेस्टोरेंट बिल्स बार बार आ रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस है, बड़े बड़े फ्यूल बिल्स हैं, बट कंपनी के नाम पे कोई कार है ही नहीं, क्लब के चार्जेस हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदे। अभी ऐसे सब जब आप देख रहे हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पर्सनल है या बिजनेस रिलेटेड है?
राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस को स्टडी करो, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रेडिंग ऑफ कैलकुलेटर एंड आई फाइंड एक्सपेंसेस हर महीने, हर 15 दिन में मुझे ताज के एक्सपेंसेस है, बड़े बड़े क्लब्स के एक्सपेंसेस हैं, does this kind of business require that level of business promotion? ये बहुत हाई चांस है कि डायरेक्टर्स और ओनर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट किए गए हैं. अगेन सेम एग्जांपल मैं लूं तो कैलकुलेटर बिजनेस में फॉरेन ट्रैवल, अब सिंगापुर फॉरेन के मेरे लॉजिंग एंड बोर्डिंग है, मेरी फ्लाइट कॉस्ट है, अब वहां पे क्यों गए थे? कैलकुलेटर बेचने के लिए. एंड इफ यस आई एम इन सच अ बिजनेस, जैसे मैंने वहां पे जाके कोई एग्जीबिशन अटेंड किया तो उसके ब्रोशर्स लो, देयर विल बी सम कनेक्शन, सम प्रूफ टू आइडेंटिफाई कि ये एक्सपेंडिचर बिजनेस रिलेटेड ही हुए थे. वरना अगर डायरेक्टर पर्सनल विजिट्स पे वहां गया है एंड यू फाइंड ऑल दिस एक्सपेंडिचर, यू कैन डेफिनेटली क्वेश्चन ऑन देम. फ्यूल बिल्स है, बट जैसे मैंने बोला कंपनी के नाम पे तो कोई कार है ही नहीं, तो ये 10, 15, 20 कार्स हैं, व्हीकल्स हैं जिसके बिल्स यहाँ डेबिट हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? आई नीड टू आइडेंटिफाई. क्लब चार्जेस, अब ज्वेलरी, क्लोथ्स इतने जो है कॉस्टली वाले हैं. दिवाली में मैं बोल रही हूँ फेस्टिव गिफ्ट्स दिए, अब फेस्टिव गिफ्ट्स किसको दिए? If I'm finding some 100, 200 gold coins purchased, right? स्टाफ को दिए. स्टाफ में किसको दिए? If I'm giving something like a gold coin, 10 तोले का एक गोल्ड बार किसी को दिया है, I'm not going to give it to the peon. So I need to identify to whom it was given. What was the purpose? Is this a disguised personal expenditure? आप उस लाइंस पे सोचो, बिजनेस से कनेक्टिविटी के बारे में बात करो. ओनली देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द एक्सपेंस इज जेन्युइन और नॉट. और कंप्लीटनेस तो मैंने आपको चेकिंग दिखाई दी है. सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज पुट इन योर क्वेरीज इन माय कमेंट बॉक्स and I will get back to you. Any queries related to my earlier topics also can find a place in the comment box and I will definitely get back to you. If you feel आपको ये वीडियो काम आया है, please share it with your friends and ask them to be subscribed to my channel. I'll be coming up with the upcoming topics very, very soon and I'm 110% sure they are going to be of help to you. Bye and take care.